राहुल गांधी का आरक्षण का दाव कितना कारगर, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे को हवा दे दी है। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी आरक्षण को लेकर ऐसी मांग कर दी है कि ना तो बीजेपी जदयू उसका विरोध कर पा रही है और ना ही समर्थक। अब 2015 में आरक्षण के मुद्दे पर ही बीजेपी बिहार में हार गई थी। तब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी। लालू यादव ने आरक्षण को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया था। अब आइए देखते हैं, इस पूरे मुद्दे पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, महागठबंधन ने ईवीसी को लेकर क्या क्या वादे किए थे? भाई मैनिफेस्टो जारी कर दिया है अति पिछड़ा समाज को लेकर, जिसमें 10 वादे हैं, बड़े वादे हैं। 24 सितंबर को आपको याद होगा पटना में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी सहित सभी लेफ्ट के नेता मौजूद थे और अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया गया था। इसमें 10 वादे किए गए थे। 50% से अधिक आरक्षण दिए जाने के वादे, विधानसभा में से पास कराने के कानून का आश्वासन, और 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डलवाने का प्रस्ताव, पंचायत नगर निकाय आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 30% करने का वादा, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू करने का वादा, और अति पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम बनाने की घोषणा, और अति पिछड़ा वर्ग की सूची में सही प्रतिनिधित्व देने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है, और एसी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी के भूमिहीनों को शहर में 3 डिसमिल घर बनाने के लिए मकान देने का वादा किया गया है, जो बहुत बड़ा वादा है। प्राइवेट स्कूलों की आधी रिजर्व सीटें एसटी और एसी, ओबीसी के लिए, ये तो बहुत बड़ा ऐलान है। और 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में 50% तक का आरक्षण देने का वादा। तो आप सोचिए कि कितने बड़े बड़े वादे हैं। सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया में नॉट फाउंड सुटेबल एनएफएस को खत्म करने का ऐलान, और आरक्षण की देखरेख के लिए आरक्षण नियामक प्राधिकरण बनाने का घोषणा। तो जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी बदलाव केवल विधानमंडल की अनुमति से ही संभव होगा, ये इस घोषणा पत्र के अनुसार। तो इतने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कि अब भाई लग रहा है कि वो अति पिछड़ा वोट बैंक पर उनकी नजर है, ईबीसी वोट बैंक पर उनकी नजर है। सर, तो बिहार में अभी कितना आरक्षण लागू है? देखिए, बिहार सरकार अपनी सरकारी नौकरियों में 60% आरक्षण दे रही है, और अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को 18%, अति पिछड़ा वर्ग यानी बीसी को 15%, और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समाज के लोगों को 10% का आरक्षण मिलता है। तो 9 नवंबर 2023 को नीतीश सरकार ने विधानसभा में कानून पास करके आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया था, जिसे 20 जून को 2024 में ही पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण संबंधी संशोधित कानून संविधान के खिलाफ है, इसका दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता, कानून सम्मत नहीं है, और इससे समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। तो अब 29 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो अब तो मामला लटक गया, आरक्षण की सीमा बढ़ा नहीं पाए तेजस्वी यादव। और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने इसी को बड़ा मुद्दा बनाया था जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए थे कि भाई अब तो केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, आप ही ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया था, फैसला लिया था, उसको आप 9वीं अनुसूची में डलवाइए संविधान के। तो 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब खत्म हो जाएगा, उसमें डाल देने पर आरक्षण लागू हो जाएगा। जयललिता ने यूपीए की सरकार से करवाया था, तो उसी का उदाहरण दिया जा रहा है। मैंने आरक्षण को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। सर, तो आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर संवैधानिक पेच क्या है और 9वीं अनुसूची में शामिल करने को क्या मायने दिए है, मतलब क्या? देखिए, संविधान में आरक्षण की सीमा तय नहीं की गई है। 1992 में इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट की अर्जी
कि 9 जजों की बेंच ने जजमेंट दिया था कि विशेष परिस्थिति को छोड़कर 50% से ज़्यादा आरक्षण की सीमा नहीं हो सकती। और कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद से कानून बना कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और इसी आदेश के आधार पर समय-समय पर राजस्थान में गुज्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल आरक्षण का मामला कोर्ट में खारिज होता रहा है। तो अब इस बार भी खारिज हो गया है, क्योंकि तो 75% करने का ऐलान है भाई। सर, तो ये बिहार में जो राहुल गांधी है वे ईबीसी आरक्षण के बहाने क्या हासिल करना चाहते हैं? सबको पता है चुनाव है और ईबीसी आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाकर वो समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बिहार में कांग्रेस की पॉलिटिक्स मुस्लिम, दलित और स्वर्ण की रही है शुरू से। एक तरह से देखें तो राज्य में 35 सालों से कांग्रेस पावर में नहीं है और छोटे-छोटे कालखंड में सत्ता में जरूर रही है। राहुल गांधी बिहार में अपनी खोई हुई जमीन को ईबीसी के जरिए हासिल करना चाहते हैं। इसके पीछे मोटे तौर पर 2 बड़ी वजहें हैं। ये पहला ये तो कि नीतीश कुमार का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने का दावा कर रहे हैं लोग, और ऐसे में उनके वोट बैंक पर बीजेपी सहित सभी पार्टियों की नजर है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी भी ईबीसी नेताओं को आगे कर रही है ताकि जो ईबीसी वोट बैंक है गड़बड़ न हो। तेजस्वी यादव पूरा जोर दे रहे हैं लोकसभा चुनाव में। कुशवाहा को साधने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और लाभ लाभ भी उनको मिला। कांग्रेस भी इसमें घुसपैठ कर रही है। तो अब कोशिश यही है कि अति पिछड़ा को किसी तरह से साथ लाया जाए, क्योंकि ये मौई समीकरण से सरकार नहीं बन सकती है। अति पिछड़ा आएगा, दलित साथ आएगा तभी सरकार बन पाएगी। और मान्यता है कि ईबीसी का बड़ा धड़ा नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है, उनके साथ है। मान्यता क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि है 2025 के विधानसभा चुनाव में ईबीसी वोटों की होड़ सबसे ज्यादा हावी है और कुर्सी के दावेदार अपनी पूरी ताकत नीतीश के मुख्य वोट बैंक पर ही लगाए हुए हैं कि किसी तरह से इसको लूट लेना है, सेंधमारी कर देना है। लेकिन मैं गया था रैंडम सर्वे करने, 50 विधानसभा क्षेत्र घूम कर आया हूँ। नीतीश कुमार का ईबीसी वोट बैंक अभी भी इंटैक्ट है। 20 साल से सत्ता में है, कोई आक्रोश नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दनादन जो घोषणाएं कर रहे हैं वो, तो मुश्किल है लड़ाई। सर, तो ये महागठबंधन को चुनाव जीतने के लिए कितनी वोटें चाहिए? देखिए, महागठबंधन में समझिए कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी है, उसका ये मवाई समीकरण है। मुस्लिम लगभग 18% हैं, 14% यादव हैं, तो आप सोच लीजिए कि 30-32% तो 2 ही जाति के लोग हैं। और तेजस्वी यादव का इम्पैक्ट है उस पर। अब सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के पास पुराने कांग्रेसी परिवार को छोड़कर कोई वोट बैंक है नहीं। नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं तो राहुल तेजस्वी को लगता है कि ईबीसी में सेंधमारी की जा सकती है। कांग्रेस को लगता है कि भाई जो स्वर्ण वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जा सकती है। तो 2020 में तेजस्वी यादव बेरोजगारी और बदहाली के नाम पर ईबीसी को साधने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक उनको पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कामयाबी भी मिली थी। तब भी विधानसभा चुनाव में थोड़े से फासले से सरकार बनाने में वो चूक गए थे। भाई विधानसभा चुनाव में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो केवल 11-12 हजार वोटों से सरकार बनाने से चूक गए थे। इस बार महागठबंधन ने ईबीसी समाज से आने वाले मुकेश सहनी को अपने साथ जोड़ा है, जो पिछली बार भाग गए थे आखिरी क्षण में। तो मलाह समाज की आबादी लगभग 2.5% है, तो इस बार और मजबूती मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि चिराग पासवान जो अकेले चुनाव लड़े थे वो अभी एनडीए के साथ हैं, उनका वोट बैंक 6% है। तो महागठबंधन को पूरा ये है, भरोसा है सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी के वोट बैंक पर, और एनडीए को भरोसा है पासवान पर, क्योंकि चिराग पासवान के वोट बैंक बहुत सॉलिड है। तो सर, ये 5 से 7% वोट बैंक या एमवाई समीकरण से महागठबंधन की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल, महागठबंधन के पास सॉलिड वोट बैंक है और केवल 5 से 7% वोट आ जाए महागठबंधन को और ज्यादा, तो सरकार बन जाएगी। देखिए, 20 साल से बिहार में 2 गठबंधनों के बीच सीधा मुकाबला रहा है। आंकड़ों को देखेंगी तो जिस भी गठबंधन के पास 40% के आसपास वोट मिला है उसकी सरकार बनी है। तो 2020 में महागठबंधन और एनडीए में सबसे कड़ी टक्कर हुई थी। महागठबंधन को पहली बार 37.9% वोट मिले थे। एनडीए से सिर्फ 11,150 वोट कम मिले थे महागठबंधन को, और यही कारण है कि एनडीए 125 और महागठबंधन 110 सीट पर जीता। तो सीडीएस का जो आंकड़ा है, ठीक है,
सीडीएस लोक नीति के पोस्ट के पोल सर्वे के मुताबिक ईबीसी समाज के 58% लोगों ने एनडीए को वोट किया था, 18% लोगों ने आरजेडी महागठबंधन के लिए वोट किया था। तो भाई अब वोट तो ईबीसी का सबको मिल रहा है, लेकिन किसको ज्यादा मिल रहा है किसको कम, इसी पर जीत हार निर्भर है। तो तेजस्वी यादव की कोशिश है कि 7% वोट बढ़ा दिया जाए तो सरकार बन सकती है। सर, तो 2015 में नीतीश कुमार जब महागठबंधन में आए थे तो बीजेपी को बुरी तरह से हारी थी। देखिए, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बैलेंसिंग फैक्टर है, जिसके साथ जाते हैं उसी की सरकार बन जाती है, ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश कुमार गए तो तेजस्वी की सरकार बन गई, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे तब सरकार बनी। और 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर लालू यादव के साथ गए थे, और चुनाव का रिजल्ट आया तो नीतीश लीड गठबंधन को 42% से भी ज्यादा वोट मिला, लगभग 43%, और 178 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। बीजेपी एनडीए को केवल 34-35% वोट मिले, और 243 में से सिर्फ 58 सीटें बीजेपी के खाते में आई। तो 2010 में बुरी तरह से हारे लालू यादव, आपको याद होगा। 2010 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लालू यादव से गठबंधन तोड़ लिया था। कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ गई थी और 8.4% उसके वोट शेयर थे, और लेकिन सीटें केवल 4 आई थी। लालू यादव और रामविलास पासवान ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, उस गठबंधन को 25% से ज्यादा वोट शेयर के साथ 25 सीटों पर जीत मिली थी। मतलब आरजेडी लगभग खत्म हो गई थी उस समय, कहिए तो। लेकिन नीतीश कुमार जब आए तो आरजेडी फिर से जिंदा हो गई, और एनडीए को 39% वोट शेयर के साथ 206 सीटों पर जीत मिली। ठीक है, और सीडीएस के सर्वे के मुताबिक 2010 में 63% ईबीसी वोटरों ने एनडीए के लिए वोट किया था। तो ईबीसी अगर टूट गया तो समझिए कि सब कुछ हो गया। ईबीसी वोट बैंक पर ही राजनीति टिकी हुई है बिहार की। सर, तो ईवीसी कितना है और इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, बिहार में अभी तो जाति जनगणना हुई है, और उस जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी 13 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 4 करोड़ 70 लाख ईबीसी के लोग हैं। मतलब हाँ, 36%। हाँ, और उसमें कई जातियां हैं, 122 जातियां हैं, हजारों उपजातियां हैं, और करीब 100 जातियों की संख्या 1% से कम है। समझ जाइए। तो एक एक फीसदी वोट बैंक के लिए सब गठबंधन मारामारी मचा है उनके बीच। मिथिलांचल, कोसी, तिरहुत, मगध से इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। विधानसभा की 243 में से करीब 120 सीटों पर ईबीसी की संख्या 20 से 40% है। यह जीत हार के लिए काफी है, और ईबीसी की ताकत को सबसे पहले लालू यादव ने पहचाना था। उस वक्त 2019-90 की बात होगी, मुझे याद है, और 2005 तक तो लालू रहे थे। तो ईबीसी में 94 जातियां थी, और इस तबके का बड़ा हिस्सा लालू यादव के लिए वोट करता था। 1995-2000 की चुनावी रैलियों में लालू यादव कहते थे, देखिएगा बक्सा से जिन निकलेगा। तो जिन कौन था? ये ईबीसी ही था। अच्छा, बक्सा का जिन ईवीसी? ईबीसी वोटर था, जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था क्या करेगा, वही जिन निकलता था, लालू जी जीत जाते थे। लेकिन वो जिन नहीं निकला। 2005 में नीतीश कुमार का साथ दे दिया, तो नीतीश कुमार सत्ता में आ गए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को कि अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।